So, as per discussion, today we have to start discussion about very simple topic, and it is the second last topic या फिर last topic भी बोल सकते हो उसको from 12th NCERT part first, that is electrodynamics section. and यहाँ पे जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इस टॉपिक में भी इलेक्ट्रो को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. मतलब फिर से यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो रिलेटेड टू चार्ज यानी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ही रहेगा. इसका मतलब ये सारे के सारे टॉपिक्स जो अपन स्टडी करने वाले हैं इन दिस सेक्शन वो पूरे के पूरे चार्ज एंड रिलेटेड पार्ट के डिस्कशन से रिलेटेड रहेंगे. ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हमारा जो बेसिक आइडिया होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से कब फ्लो होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है और उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखनी है. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि चार्ज एक टेंडेंसी है, उसको अगर रेस्ट में रखेंगे तो वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव कैसे करती है, दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सर्ट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगे, फ्लक्स आएगा, इंटेंसिटी आएगी, पोटेंशियल आएगा. इतना सारा कंसेप्चुअल डेटा एंड उसके एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था. एट देन जाते जाते कैपेसिटर को भी इंट्रोड्यूस किया कि एक डिवाइस है जो एनर्जी या फिर चार्ज को स्टोर कर सकता है. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने देखा था कि कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एंड इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम करंट कंसीडर करते हैं. तो करंट अगर फ्लो कराना है कंडक्टर के सरफेस के ऊपर तो बेसिकली हमें वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से, उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इस रिलेटेड वहां पे भी हमने डिस्कशन नहीं किया था. वहां पे हमने देखा था कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर अप्लाई कर दिया अक्रॉस द कंडक्टर तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो उनके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर वो ड्रिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, करंट डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, उनको अपोज रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, देन रेजिस्टर क्या है, उसका टेम्परेचर से रिलेटेड क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या है. ये सारा बेसिक पार्ट पढ़ने के बाद उस करंट को जब भी सर्किट में से फ्लो करते हैं तो सर्किट में वो कैसे बिहेव करेगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के लिए फिर अपन केसीएल केवीएल लेके आ गए, फिर विल्सन्सबर्ग आ गया, मीटर ब्रिज आ गया एंड उसके बाद में जो डिवाइसेस है वो हमारे पेंडिंग है. ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर जिसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है. मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही कंसेप्ट थी, चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट में था, जब वो मोशन परफॉर्म करेगा तो वो मोशन कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी मोशन को हेल्प कौन करेगा, अपोज कौन करेगा, ये अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे. उसके बाद कल के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उस टॉपिक में हमें आइडिया मिल गई कि जब भी ये चार्जेस मोशन में सेट होते हैं मतलब कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से जब भी करंट फ्लो होता है तो ये मोशन वाले चार्जेस सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, इसके लिए हमने पूरा मैग्नेट का इंट्रोडक्शन वहां पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंडक्शन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, डाइपोल क्या होता है, एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट होता है, वर्क कितना करना है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी स्टोर होती है, देन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, न्यूट्रल पॉइंट्स, देन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ऐसे मैग्नेटिज्म की पूरी इंफॉर्मेशन ले ली हमने एंड उसको अप्लाई करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा कि जो कंडक्टर करंट कैरी करता है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी फिर उसका मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए फिर बायोट सावर्ट्स लॉ आ गया, उसके एप्लीकेशंस, एम्पेयर्स लॉ आ गया, उसके एप्लीकेशंस एंड यहाँ पे मैग्नेटिक्स का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया था. अभी इस टॉपिक में इन सब का फ्यूजन कॉम्बो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, यूज करना है और इस टॉपिक की जो बेसिक कंसेप्ट है वो शुरू होती है डिस्कशन ऑफ सर माइकल फैराडे एंड उनके साथ सर जोसेफ हेनरी, इनके ओपिनियन मतलब इनके कंक्लूजन के ऊपर से. तो बेसिकली क्या था, ये दो लोग पहले थे जिनके दिमाग में आया था कि अगर कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से करंट फ्लो होने की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर करंट रिस्पॉन्सिबल है
to produce magnetic field around the conductor. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने भी करंट को प्रोड्यूस करना ही चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन है वो अपन फाइंड करेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ये आइडिया सबसे पहले ये दोनों लोगों के दिमाग में आई थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो अर्ली सक्सेस सर माइकल फैराडे को मिला था। एंड फैराडे का जो एक्सप्लेनेशन था उसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन डायरेक्टली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शुरू करते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI। तो उसमें फर्स्ट लॉ में माइकल फैराडे बोलता है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर और conducting coil is linked with external changing magnetic flux and EMF will be induced on its surface। तो कितनी सिंपल कंडीशन थी देखो। और इस इन्वेंशन के बाद, इस डिस्कवरी के बाद एक्चुअल में हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना एंड उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। आज भी जितनी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सोलर सेल, चार्जिंग बैटरीज एंड कुछ एक आधे केमिकल सेल अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारी पावर प्लांट में जो है ये फैराडे ने जो बोला था वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। और इसने कितनी सिंपल कंडीशन बोली कि एक कंडक्टिंग कॉइल यानी कंडक्टर है, उसको लिंक करना पड़ेगा। किसके साथ लिंक करना पड़ेगा? एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। मतलब कंडक्टर के सराउंडिंग का फ्लक्स हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये फ्लक्स चेंज कैसे होगा? एक तो कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखो और उसमें कंडक्टर को मूव करो। दोनों भी केस में कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज। एंड जब भी ये फ्लक्स एक्ट होगा तब वहां पे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उसके बाद में फैराडे एक्सप्लेन करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जितना फास्ट अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का जितना रेट ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा फ्लक्स एक्ट होने से ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होने का रेट ज्यादा चाहिए। मतलब बहुत फास्ट फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है। फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लेके आएंगे तो ये बनेगा k इंटू डी फाइव बाई डी टी। एंड ये k जो है इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको अपन बाद में कंसीडर ही नहीं करते। यानी कि यहाँ पे फैराडे ने बोला है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो उसको बस अपन n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस एक्सप्रेशन का यूज करके हम वहां पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस में इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चार्जेस की मोशन। ये इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। बस यहाँ पे आता है ये नेगेटिव साइन। एंड नेगेटिव साइन क्यों आता है, इसका रीजन समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आगे लेंज लॉ। मनमात तुला अजून कॉमन सेन्सच नाही आला का बेटा? परत माइक। लेंज लॉ, तो ये लेंज लॉ में हमें बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके डायरेक्शन के अबाउट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बेसिकली क्या होता है देखो, कि जब भी यहाँ पे करंट फ्लो होगा थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन फिर से चेंज करेंगे एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंडक्टर के साथ लिंक करेंगे तो वहां पे लेंस बोलता है कि EMF will be induced on the surface of conductor in such a way that to oppose changing magnetic flux
changing magnetic flux which have produced it, एंड इसी से रिलेटेड हम टॉपिक की आगे की सारी कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेंस क्या बोलता है कि जो ईएमएफ कंडक्टर के ऊपर प्रोड्यूस होगा, अब ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मतलब क्या होगा, देखो वही बेसिक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो मतलब ईएमएफ है। तो ये ईएमएफ जब भी इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसके जन्म लेने का एक ही पर्पज होता है, इसको रिवेंज लेना है, अपोज करना है। किसको अपोज करना है? उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है जिसने इसको प्रोड्यूस किया था। और उसको अपोज करने के लिए ये ई जो है वो डी फाइव बाई डी टी के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये एक्सप्रेशन बनता है ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। एंड ये डायरेक्शन जो है हमें मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आगे इसको समझने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए। एक एग्जांपल से मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज ऐसे हमने स्पेस में कोई भी कॉइल रखी है, कंडक्टिंग कॉइल है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एंड इस कॉइल के सराउंडिंग में जो है यहाँ पे मैं मैग्नेट प्लेस कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। अभी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ये मैग्नेट कॉइल से बहुत दूर है, यानी कि इस कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स जीरो है। लेकिन अब अगर मैं पकड़ के इस मैग्नेट को इस कॉइल के क्लोज लेके आऊंगा और यहाँ पे आके रख दूंगा, अगर मैंने ये मैग्नेट यहाँ पे रख दिया तो ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। अब इमेजिन करो जब ये मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा था, मतलब इस कॉइल के सराउंडिंग में ये आ रहा था कॉइल के टूवर्ड्स, तब कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो कॉइल है इट एक्सपीरियंसेस और इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे इसको लिंक किया गया है विथ एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड इसको अगर एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ अपन लिंक कर रहे हैं तो इसके सरफेस के ऊपर क्या इंड्यूस्ड होगा? ईएमएफ। कितना इंड्यूस्ड होगा वो तो मालूम है हमें, लेकिन कहाँ पे किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन है, देखो लेंस ने बोला ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, उसका एक ही काम है कि जिस ईएमएफ ने जिस फ्लक्स के चेंज होने से वो प्रोड्यूस हुआ था उसको अपोज करना है। अब यहाँ पे फ्लक्स क्यों चेंज हुआ था? क्योंकि नॉर्थ पोल कॉइल के टुवर्ड्स आया था। तो यहाँ पे कॉइल पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से इंड्यूस्ड होगा कि नॉर्थ पोल की जो कॉइल के टुवर्ड्स की मोशन है उसको अपोज किया जाएगा। एंड फॉर दैट पर्पस यहाँ पे एक नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाएगा। फिर ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, अपोज करेगा। एंड हमने लास्ट टॉपिक में ही देखा था जब भी नॉर्थ पोल फॉर्म होता है इसका मतलब कॉइल में से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। उसी तरह से अगर सेम कॉइल है, बस हम क्या करेंगे, अब इस मैग्नेट को इस पोजीशन से अवे लेके जाएंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अभी इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। एंड इसको लेके आते टाइम कंडीशन क्या होगी, देखो जब ये मैग्नेट कॉइल के क्लोज है मतलब इस पोजीशन पे तो एक्ट होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन जब मैग्नेट को अपन यहाँ पे लेके जाएंगे तो एक्ट होने वाला फ्लक्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी वो चेंज होगा। अब चेंजिंग फ्लक्स कॉइल के ऊपर एक्ट हो गया मतलब अगेन यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन अब की बार इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ का काम जो है वो वही रहेगा, लेकिन ये अलग तरीके से करेगा। देखो अब फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट आगे जा रहा है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा? मैग्नेट के आगे जाने के मोशन को अपोज करना पड़ेगा। अब मैग्नेट आगे जा रहा है मतलब आगे कौन जा रहा है? नॉर्थ पोल जा रहा है। तो नॉर्थ पोल के आगे जाने के मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ साउथ पोल ये कर सकता है, इसलिए कॉइल के सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होगा साउथ पोल। एंड साउथ पोल प्रोड्यूस होगा मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से ये जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस फॉर्मेट में अगर हम मैग्नेट की मूवमेंट जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपनी डायरेक्शन पहले पॉजिटिव रहेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाद में ये नेगेटिव बनेगा मतलब क्लॉकवाइज। तो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। एंड इसी टाइप के करंट का डिस्कशन हमें इस टॉपिक में भी एंड इसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है एसी सर्किट उसमें भी करना है। एंड यही फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट का। चेंजिंग अल्टरनेटिंग मतलब ये
आधी साइकिल हो गई, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, आधी साइकिल हो गई फिर पॉजिटिव, आधी साइकिल हो गई निगेटिव। इस तरह से ये करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ये इंड्यूस्ड होने के प्रोसेस में लेंस लॉ अप्लाई करके हम इसके डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्कशीट के आपको कुछ इंफॉर्मेशन लगेगी फॉर्मूले की, तो उसकी लिस्ट बना लेते हैं। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ d5/dt, ये तो हो गया। अब इसका मतलब क्या क्या होगा कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन आ जाएगा टाइम, एंड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके अपन इसको phi1 माइनस phi2 अपॉन t इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा अपन नेगेटिव साइन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कंसीडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वो डायरेक्शन अपोजिट थी। एंड अगर हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की वजह से करंट पूछा जाता है तो ओम्स लॉ तो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, तो हम ई बाय आर करेंगे, यानी जो ऊपर का एक्सप्रेशन था माइनस ऑफ phi2 phi1 डिवाइडेड बाय dt, उसके साथ बस यहाँ पे आर को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि फ्लो होने वाला जो करंट है वो रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन दोनों की कोई कंडीशन नहीं होती है। आपको अगर बोला जाता है कि सर्किट ओपन है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो करंट को जीरो होना पड़ेगा एंड वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब भी आपको ओपन सर्किट देंगे, ओपन लूप देंगे, वहां पे ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी ईएमएफ की तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, एंड रेजिस्टेंस के साथ तो पहले बोला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड इसके बाद में अगर हमें करंट के बाद में अगर हमें चार्ज कितना इंड्यूस्ड हो रहा है वो कैलकुलेट करके के लिए बोलेंगे तो हम I इक्वल्स टू क्यू बाई टी करेंगे, यानी Q इक्वल्स टू बनेगा IT, मतलब कि ऊपर के सारे एक्सप्रेशन को हमें बस T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वहां पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो बात मैंने बोली कि ईएमएफ हर बार इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कॉइल और इन अ सर्किट whether it is open or closed, but current will flow only in closed circuit। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, तो वहां पे बस ध्यान देना है कि करंट कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो सर्किट अगर क्लोज करके दिया है तभी करंट फ्लो होगा एंड तभी हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन ईएमएफ को फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्ट होने वाला चेंज हो गया तो वहां पे वो इंड्यूस्ड होगा ही होगा। उसमें वहां पे कोई भी चेंज ऑकर नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपर की इक्वेशन से नो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब रहेगा ये भी अपन यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे है ही नहीं या फिर जीरो है। ये कब होगा? अगर वहां पे आपको बोला गया है कि फ्लक्स जो है वो जीरो है, फ्लक्स जीरो है मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सराउंडिंग में है ही नहीं, ये एक केस। या फिर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है तो भी कुछ काम का नहीं, वो अगर चेंज हो रहा है तभी वहां पे जो ईएमएफ होता है वो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस केसेस में हम ये वेरीफाई करेंगे कि एक तो फ्लक्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक्ट हो रहा है तो सिर्फ फ्लक्स एक्ट होके नहीं चलेगा, उस फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा, तभी हम कंसीडर करेंगे कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब ये सारी कंडीशन थी जब अपन कंडक्टर को या फिर कंडक्टिंग कॉइल को रेस्ट में है ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। अभी उसी सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको बोला जाता है एज ए मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ आ गया मतलब समझ ही गया होगा कि यहाँ पे मोशन परफॉर्म करेगा कौन? कंडक्टर, और उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा विच इज गिवन बाय बी इंटू एल इंटू वी। बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, अभी कल के दोनों लेक्चर में इसी से रिलेटेड डिस्कशन था तो इसको मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया आज। एल का मतलब लेंथ एंड वी का मतलब वेलोसिटी, मतलब कितनी स्पीड से कंडक्टर भाग रहा है उसके ऊपर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन जो होती है बेसिकली ये V एंड B
इन दोनों के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है। और आपको अगर बोला जा रहा है वहां पे कि V देन B एंड L, ये तीनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये तीनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि इसमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, इफ एनी टू, ऊपर के जो तीन लिखे हैं इनमें से एनी टू पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रहेगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर आपको आगे कंफ्यूज कर सकता है। तो उसके लिए देखो कि अगर एक्चुअल एक्ट होने वाला फ्लक्स कंडक्टर के मोशन की वजह से कट हो रहा है, तो उस टाइप के इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ को अपन बोलते हैं एज ए डायनेमिक ईएमएफ। एंड अगर वहां पे मोशन परफॉर्म हो रही है लेकिन फ्लक्स कट नहीं हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए नॉन डायनेमिक या फिर नो डायनेमिक ईएमएफ। फ्लक्स कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड बस ये कंडीशन हमें इंफॉर्मेशन देती है। देन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उस ईएमएफ के वजह से फ्लो होने वाला जो करंट होता है, उसकी डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है, तो हमें वहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। जैसे कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड यूज करते थे, अभी राइट हैंड यूज करना है। मीनिंग तो वही है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक इंडक्शन, मिडल फिंगर करंट एंड थंब फोर्स की जगह पे बस वेलोसिटी शो करेगा कि किस वेलोसिटी में ये कंडक्टर मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो उसके ऊपर से अपन करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग I इक्वल्स टू E अपॉन आर। अब ये था BLV अपॉन आर। एंड आगे जाके हमने पहले लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था कि कंडक्टर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होता है ILB। साइन थीटा होता है लेकिन मैक्सिमम कंसीडर करेंगे तो I इंटू एल इंटू बी इतना ही होता है। तो वहां पे फोर्स के लिए एक्सप्रेशन अगर चाहिए, I की वैल्यू अगर हम ये पुट करेंगे तो ये बनेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। देखो अब ये कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में अपन मोशन में सेट कर रहे हैं, एंड उसके फोर्स को कंसीडर करते टाइम अगर उसमें से फ्लो होने वाला करंट को भी अपन अगर कंसीडर कर रहे हैं, तभी ये फोर्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ऐसे भी इसको बोल सकते हैं B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। अब ये अगर रॉड यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस केस में जो वर्क डन होता है या फिर जो पावर होती है वो अगर हमें कैलकुलेट करनी है, फोर्स आ गया, तो पावर के लिए हम यूज करेंगे पावर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। F इंटू V पावर का ही फॉर्मूला है, एंड इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमें ये B स्क्वायर L स्क्वायर V था, और एक V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V का स्क्वायर मिलता है, ये मिल गई हमें पावर। देखो जब मोशनल ईएमएफ है तो उस केस में एक्ट होने वाला फोर्स आ गया, उस केस में कितनी पावर वहां पे यूटिलाइज होगी या फिर इंड्यूस्ड हो गई, ये भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उस केस में हमें मालूम है कि जब भी करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से जो थर्मल पावर बाहर से प्रोड्यूस होती है वो होती है I स्क्वायर RT, हीट एनर्जी होती है। लेकिन उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पावर मिलती है। उस पावर को इस पावर से अगर कंपेयर करेंगे, तो ये BLV अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, बस इधर एक आर एक्स्ट्रा लिया, तब जाके ये डिनोमिनेटर के आर को ब्रैकेट में लिया था जहां पे उसका स्क्वायर था। ठीक है, तो ये पावर को इक्वेट करके हम यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं। एंड कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आता है कि थर्मल पावर का एंड यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर का इंडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका फॉर्मेट सेम है। ये भी I स्क्वायर बाय आर, ये भी I स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस केस में वो I को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी थोड़ी सी स्पेशल केसेस आएंगी, जैसे लास्ट टॉपिक में एप्लीकेशन देखे थे उस तरह के एप्लीकेशन, कि आपको अगर बोला गया है कि कंडक्टर मूविंग एट सम एंगल with its length
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कंडक्टर मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके मोशन की जो वेलोसिटी है वो उसके लेंथ के साथ कुछ एंगल अगर बना रही है, मतलब इस तरह का अगर आपको कंडीशन दी है, ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई, इसको अपन एल कंसीडर कर रहे हैं, एंड ये मोशन परफॉर्म कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, एंड इनके बिटवीन एंगल अगर थीटा है, और यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है, मतलब इनवर्ड है, तो इस तरह के केस में हम वहां पे बस b इंटू वी की जगह पे इसका कंपोनेंट लेंगे, v साइन थीटा इंटू एल, साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एंड वहां पे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे रॉड की केस बोली है तो, एंड वहां पे क्या होता है कि बेसिकली हमें बहुत सारे टाइम्स जो कंडक्टिंग लूप होता है उसकी आर्बिटरी शेप प्रोवाइड करते हैं। अगर आर्बिटरी शेप आपको दी जाती है तो हमें क्या करना है, बस उस कंडक्टर का एंड टू एंड जो डिस्टेंस है, मतलब कैसे अगर सेमी सर्कुलर कॉइल दे दी, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, तो ये सेमी सर्कुलर कॉइल की केस में एज्यूम करो ये सेमी सर्कुलर नहीं लग रही है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, तो इसके एंड टू एंड को अपन अगर ज्वाइन करेंगे तो इसके दोनों एंड के बिटवीन का जो सेपरेशन आता है वो है डायमीटर यानी 2r, तो हम इस केस में इफेक्टिव लेंथ को 2r से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी आर्बिटरी शेप का कंडक्टिंग लूप या फिर कंडक्टर दिया जा रहा है, हमें क्या करना है, बस इसको एंड टू एंड कनेक्ट करना है, एंड एंड टू एंड कनेक्ट करने के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी, यहाँ पे जो भी लेंथ होगी इसको मैं x कंसीडर कर रहा हूं, तो हम हमारे एक्सप्रेशन में इस लेंथ को रिप्लेस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो है हमें वहां पे फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे मैंने एक दो शेप बोले, फिर वहां पे कंडक्टिंग शेप जो है वो स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो हर एक केस में जो है अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करके हमें इक्वेशंस डिराइव करने पड़ते हैं, तो मॉड्यूल में दिए उसको आप एक बार देख लेंगे, गो थ्रू करेंगे, इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी इसी सीक्वेंस का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज EMF induced in a rod rotating in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड है और उसको अपन रोटेट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में उस रॉड की लेंथ जो है उसको अपन रेडियस कंसीडर करेंगे, तो वहां पे हमें एक्सप्रेशन मिलता है हाफ ऑफ बी इंटू ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रॉड इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बी का मतलब फिर से वही मैग्नेटिक इंडक्शन, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करो कि कितनी फ्रीक्वेंसी से हम उसको रोटेट कर रहे हैं, यल मतलब वो होती है लेंथ ऑफ रॉड जो मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सिमिलर मोशनल ईएमएफ का ही एप्लीकेशन है, तो आपको किस केस में कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, अकॉर्डिंगली जो है हम इसकी कंडीशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वैसे जैसे मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट होता था, उसी तरह की कंडीशन हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले, कंसीडर करने वाले कि सपोज कोई भी एक आपको मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको बोला जाता है कि एक कॉइल हमने प्लेस की है, इस तरह से एक कॉइल यहाँ पे प्लेस की है, और ये कॉइल जो है इसमें बोला है कि n इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, इस नंबर ऑफ टर्न का जो एरिया है हर एक कॉइल का वो आपको ए दिया है, तो एट द गिवन इंस्टेंट ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंड ये कॉइल इसको परपेंडिकुलर है, तो हमें मालूम है कि फ्लक्स एक्टिंग ऑन द कॉइल एट द गिवन इंस्टेंट जो है वो रहेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बट ए को अपन यहाँ पे एन इंटू ए कंसिडर करेंगे, तो ये एन एन ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा ऐसे बनेगा,
और बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जो थीटा लेते हैं अपन, ये इसका नॉर्मल लेते हैं, तो नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा जो है 0 बनेगा, तो cos 0 1 होगा, यानी एट द गिवन इंस्टेंट जो है फ्लक्स एक्ट होगा, दैट विल बी NBA। वो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, एंड अगर फ्लक्स यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो वहां पे ईएमएफ को इंड्यूस्ड होने की बात ही नहीं आती है। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को पकड़ के अगर इस तरह से इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगूंगा और एज्यूम करूंगा कि थोड़ी देर बाद ये जो कॉइल है यहाँ पे आ गई और ये दोनों के बिटवीन का एंगल है थीटा, और इसको अपन रोटेट कर रहे थे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो मैं थीटा को रिप्लेस करूंगा ओमेगा इंटू टी से, तो यहाँ पे जो फ्लक्स गिवन पोजीशन, आपकी जो पोजीशन है उसमें एक्ट होगा, वो बनेगा एनबीए कॉस ऑफ थीटा, यानी एनबीए कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेकिन अगर मैं कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेट करता जाऊंगा तो वहां पे ओमेगा इंटू टी बदलता जाएगा, थीटा बदलता जाएगा, मतलब एक्ट होने वाला जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, एंड ये चेंजिंग फ्लक्स इस कॉइल के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, एंड उस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ रहेगा NAB इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। बस इसको मैंने एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी करके, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इक्वेशन हमें मिला। अगर यहाँ पे भी कंडीशन दी जाती है कि साइन ओमेगा टी जो है वो 1 है, तो उसका मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो मैक्सिमम रहेगा, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी NAB इंटू ओमेगा, यानी फाइनली इस ये कॉइल के ऊपर इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन हमें मिलता है, दैट इज E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से साइन वाला इक्वेशन आ गया, मतलब यहाँ पे जो वेव इंड्यूस्ड होगा उसका फॉर्मेट या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से साइन कर्व का यूज करके कर सकते हैं, जो तो मैंने टॉपिक के स्टार्ट में आपको ड्रॉ करके शो किया था। यानी कि अगेन प्रूव हुआ है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट इस फॉर्मेट में इंड्यूस्ड होता है। फिर इसके ऊपर से अगर हमें करंट चाहिए आई, हम करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये आई हो गया, आई कैलकुलेट करने के लिए अपन ई बाय आर करेंगे, यानी ये बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। एंड यहाँ पे फिर से हम अगर एज्यूम करेंगे कि साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 है, तो वहां पे करंट बनेगा मैक्सिमम, एंड ये मैक्सिमम करंट रहेगा ई नॉट बाय आर, यानी करंट के लिए एक्सप्रेशन आ गया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट के लिए भी मैं ये सेम ग्राफ जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कॉइल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि करंट एंड ईएमएफ में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एंड ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इनके बिटवीन का फ्लक्स जो है, सॉरी फेज डिफरेंस जो है वो इस पर्टिकुलर केस में पाई बाय 2 होता है। एंड अगर वहां पे इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन जो फ्लक्स एक्ट हो रहा था उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इनका अगर रेशो लेंगे तो हमें वहां पे सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, क्योंकि एनएबी तो दोनों भी केस में एक्टिव हो रहे थे, तो वहां पे वो पार्ट हम कंसिडर नहीं करते। तो इस तरह से जब भी कोई कॉइल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो अगेन वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी फैराडेज लॉ से रिलेटेड जितनी भी बेसिक पार्ट था वो बस इतना ही था। अभी एक्चुअल टॉपिक का जो कंटेंट है इसी से रिलेटेड है, तो आगे बस इसके एप्लीकेशंस आने वाले हैं, जिसमें बेसिकली 3 पॉइंट को अपन देखेंगे, एक सेल्फ इंडक्शन, दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन एंड तीसरा ट्रांसफॉर्मर। तो डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अब ये सेल्फ इंडक्शन मतलब देखो एकदम इंटरेस्टिंग सिंपल फिनोमिनन है कि जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे एक कॉइल लिया है, एंड इस तरह की जो कॉइल होती है इस कॉइल को इंडक्टर कॉइल बोला जाता है, जिसका काम होता है सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना या फिर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना। अब एज्यूम करो कि अगर यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने की वजह से ये जो कॉइल है वो अपने सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होगी। हो गया, फिर जो फ्लक्स एक्ट हो रहा है इस कॉइल के ऊपर
वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे एल लेके आएंगे। और जो मैं बात अभी बोल रहा था कि जो फ्लक्स एक्ट हो रहा है वो करंट के चेंज होने से चेंज हो रहा है, यानी इस कॉइल के ऊपर चेंजिंग फ्लक्स एक्ट हो गया। अगर चेंजिंग फ्लक्स एक्ट होता है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एंड उसको कैलकुलेट करना है तो हम माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी करते हैं। यानी यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एल बाहर निकाल के ये आएगा यल इंटू डी आई बाई डी टी। तो बाय यूजिंग दिस फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम वहां पे इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फिनोमिनन में? सेल्फ इंडक्शन वाले फिनोमिनन में। अब मीनिंग समझ में आई होगी कि चेंज इन करंट इन ए कॉइल, जो कॉइल है उसी में से चेंज इन करंट होता है, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मतलब फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल, उसको अपन बोलते हैं एज ए सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने यूज किया है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एंड यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। स्टार्ट में देखा था ना जोसेफ हेनरी, उनकी याद में इसका यूनिट बनाया जाता है। या फिर इसको अपन ओहम सेकंड या फिर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एंड L2M1 T-2 I-2 ये इसके डायमेंशन होते हैं, ठीक है। बाकी जो है इसका रिलेटेड पार्ट डेफिनेशन फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन सेम फॉर्मूले के ऊपर से। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक पार्ट है वो इतना ही है। सेल्फ इंडक्शन, अभी सेल्फ इंडक्शन में भी हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि अगर आपको बोला जा रहा है कि एक आधी वायर है जिसका रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहां पे जो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। अब बेसिकली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस वाली कॉइल होगी इसका काम ही होगा करंट को अपोज करना, नहीं चेंज इन करंट को अपोज करना। देखो जैसे अल्टरनेटिंग करंट अगर फ्लो हो रहा है एंड हमें अगर करंट को कंट्रोल करना है तो हम जनरली रेजिस्टर यूज करते हैं, लेकिन रेजिस्टर का यूज करने का लॉस ये होता है कि रेजिस्टर एनर्जी को कंज्यूम करता है, हीट में कन्वर्ट करता है, मतलब बिना करंट यूनिट पड़ते हैं तो वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे अगर अपन इंडक्टर कॉइल को कनेक्ट कर देंगे तो ये इंडक्टर कॉइल क्या करती है, एक्स्ट्रा का चेंज होने वाला करंट कॉइल के अंदर आने ही नहीं देती है, मतलब वहां पे एक्स्ट्रा की एनर्जी जो है उसको अपन यूटिलाइज ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन हम लिख सकते हैं कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है विद टाइम तो उस केस में, अगर करंट इंक्रीजेस ऐसे आपको बोला है तो उस केस में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस होता है, ये अप्लाइड ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बोला जा रहा है कि करंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अप्लाई किए हुए करंट को हेल्प करेगा, उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा। समझ में आता है ना, मतलब इसका काम क्या है, चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करना। तो करंट अगर बढ़ रहा है तो ये करंट को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, लेकिन करंट अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए ये सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा। उसके अकॉर्डिंगली ये जो इक्वेशंस है ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल्फ इंडक्शन की कंडीशन होती है। अब हम क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्शन वेरियस केस में कैलकुलेट करने जाएंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आएगी सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सर्कुलर कॉइल की वजह से सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। कंडीशन क्या है, देखो कोई भी एक सर्कुलर कॉइल हम कंसीडर कर रहे हैं, इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर हो गया O, इसमें से करंट हो रहा है फ्लो I, तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो आता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब ये फॉर्मूला अपन लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, तो इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू नॉट NI अपॉन 2R इंटू आता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। एंड जो हमने फाई के लिए ऊपर फॉर्मूला देखा था L इंटू आई, अगर वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसका मतलब ये होगा N इंटू फाई इक्वल्स टू LI। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे L के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि जो L होगा दैट इज गिवन बाय N इंटू फाई अपॉन आई। तो उसी अरेंजमेंट को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि फ्लक्स तो हमें यहाँ पे मिल गया, अब मुझे चाहिए L, तो मैं क्या करूंगा N अपॉन आई को इस फ्लक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। एंड इसको जब ये मल्टीप्लाई करेंगे N अपॉन आई को फ्लक्स से, तो
यहाँ पे पहले से n था, मतलब ये म्यू नॉट n i पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, तो यहाँ पे एक आर कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिलता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई इंटू r डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करेंगे, एज इट इज रिमेंबर करेंगे। सर्कुलर कॉइल के ऊपर से अगर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। म्यू नॉट का मतलब वही परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, पाई कांस्टेंट है, आर मतलब रेडियस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रिमेंबर करना है आपको। इसके ऊपर से अपन लिख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है एन स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड परमीएबिलिटी के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बोला जा रहा है, मतलब ये रिलेशन से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो उनको अप्लाई करके हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको अगर अपन डबल करेंगे तो डबल करने से वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस में कितना चेंज होगा, तो वहां पे अगर एरिया को अपन डबल कर रहे हैं, एरिया डबल कर रहे हैं, तो वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो √2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर ये डबल हो रहा है, मतलब ये डबल मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो। ठीक है, ये तो अभी हर एक केस में डिफरेंट कंडीशन में डिराइव कर सकते हैं, तो इसको नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस ये जो रिलेशन है इनके ऊपर से वो डिराइव किया था, तो इसके ऊपर ही फोकस करो। अब ये सर्कुलर कॉइल हो गई, उसके बाद में आएगा सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड। अब फिर से सोलेनॉइड की केस में भी हमने बी कितना होता है, फाई कितना होता है वो कैलकुलेट किया था, तो उसमें सेम टाइप की अरेंजमेंट करेंगे, पूरी स्टेप्स अगर वहां पे रिपीट करेंगे तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मीनिंग सेम है, कैपिटल एन का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, ए का मतलब एरिया ऑफ ईच टर्न। एंड आपको अगर कैपिटल एन अपॉन एन, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल को अगर एन बोला है, मतलब डेटा अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसके फॉर्म में अगर दिया जा रहा है, तो उस केस में हम सेम फॉर्मूला जो है उसको L इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू यल इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ यल था, मुझे स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसको कंसीडर किया है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया इंटू यल है, इसको हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो आपको अगर डायरेक्टली वॉल्यूम में डेटा दिया जाता है तो यल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी, ये भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है, बाकी की जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, सोलेनॉइड हो गया, तो उसके बाद में टोरॉइड आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द टोरॉइड। तो टोरॉइड की केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो बनेगा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू 2 पाई आर। डिफरेंस क्या होता है, टोरॉइड में लेंथ को अपन 2 पाई आर लेते हैं, कैसे, वो भी लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो वही बातें बस डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो लास्ट टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड जिस कॉइल में इस तरह का सेल्फ इंडक्टेंस होता है उस कॉइल को अपन डायरेक्टली बोलते हैं इंडक्टर कॉइल और सिंपली इंडक्टर। इसको सर्किट में अगर ड्रॉ करना है तो इसको ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। अब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैसे आती है, ये अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही लेंज लॉ अप्लाई करना है, नया कुछ नहीं है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब कि देखो आपको बोला गया है कि ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इंडक्टर कॉइल है और इसमें से फ्लो हो रहा है करंट I। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो अगर अल्टरनेटिंग रहेगा तो ये कॉइल के सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगी वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कराएगी। तो उसमें अगर आपको बोला है कि यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट अगर डिक्रीजिंग है, कम होने वाला करंट है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरह से इंड्यूस्ड होगा, इस तरह से इंड्यूस्ड होगा कि करंट डिक्रीज ना हो। करंट डिक्रीज ना हो मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ जो है वो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा
जिस डायरेक्शन में ये पहला करंट फ्लो हो रहा था। एंड अगर मैं बोलता कि वहां पे करंट जो है डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये कंडीशन अगर वहां पे दी जाती तो हम कंसीडरेशन क्या रखते कि ये आई है, ये एल है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है, तो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ जो है यहाँ पे ये करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता, सो दैट करंट की वैल्यू इंक्रीज ना हो। एंड यही बेसिक प्रोसेस है जो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डायरेक्शन फाइंड करके सर्किट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बाकी सारे तो पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन है ये सिंपल सिंपल इसी तरह के पॉइंट के ऊपर आते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड थी हाफ सीवी स्क्वायर, उसी तरह से ये इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है। वहां पे सी था, यहाँ पे एल, वहां पे वी था, यहाँ पे आई, बाकी पूरा पार्ट सेम, 1/2 इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल। तो इसको जो है हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल, मतलब इंटू वॉल्यूम। यानी कि इसके ऊपर से अगर हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बस ये वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आएगा बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, सेम कंसेप्ट अपन कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर या फिर स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की कंसेप्ट देख चुके हैं, वही है। ठीक है, बस ये मैग्नेटिक्स के फॉर्म में है। मैंने बोला वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आके गए बहुत बार। तो जैसे सेल्फ इंडक्शन था उसी के सिमिलर नेक्स्ट और एक पॉइंट आता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अभी म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, देखो सिंपल है कि पहले हमने एक कॉइल को कंसीडर किया था, उस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा था, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, और ये करंट अल्टरनेटिंग था, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी वहां पे चेंजिंग थी, ये हमने कंडीशन कंसीडर की थी। ठीक है, तो अगर आपको बोला जा रहा है कि इस कॉइल के सराउंडिंग के स्पेस में हम और एक इंडक्टर कॉइल प्लेस कर रहे हैं, जिसके साथ में कोई भी सप्लाई हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस वहां पे फ्लो होने वाला करंट मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे गैलोमीटर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो फ्लक्स पहले कॉइल के साथ लिंक्ड है वही फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ भी लिंक्ड होगा। अगर वो लिंक फ्लक्स चेंज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगी, तो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स सेकंड कॉइल के ऊपर एक्ट होगा वो भी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बस यहाँ पे कांस्टेंट जो है एल को रिप्लेस करके हम लेके आएंगे एम को, और ये एम का मतलब होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब कांस्टेंट है, इंडक्शन मतलब फेनोमेनल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर से वही पूरा रिपीटेशन होगा, फाई इक्वल्स टू एम आई है, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ एम इंटू डी आई बाई डी टी। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी इसके यूनिट्स डायमेंशन जो पहले लिख के दिए वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ठीक है, हेनरी एसआई यूनिट डायमेंशन जो है L2m1 T-2 I-2, एंड इसको और एक फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल जो है I से लेके I' तक चेंज हो रहा है इन टाइम t, देन तब की केस में जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E एवरेज वो रहेगा m I माइनस I डैश अपॉन टी, वही है डी आई बाई डी टी। बस ऐसे दो करंट की वैल्यूज देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे अलग से लिख के दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आती है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब कपलिंग मतलब आपको मालूम है क्या होता है, कपलिंग मतलब दो पार्ट्स को कनेक्ट करना। तो ऊपर की जो अरेंजमेंट है उसमें हमने दो कॉइल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही की है, मतलब उनकी कपलिंग की है। तो यहाँ पे अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो वो दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर इस तरह से डिपेंड होता है, m इक्वल्स टू k इंटू रूट ऑफ L1 L2।
अभी M का मतलब वही है म्यूचुअल इंडक्शन, L1 मतलब पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, L2 मतलब दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो K आ गया, इस K को बोला जाता है एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो यहाँ पे आपको अगर बोला जाता है कि K इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में हम M को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रूट ऑफ L1 L2, एंड ये सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होती है, मतलब ये बन गई टाइट कपलिंग जहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे कंडीशन ये है कि K जो है वो 0 से बड़ा एंड 1 से लेस है, तो वहां पे जो है हम फिर से एक्चुअल जो वैल्यू गिवन रहेगी उसको पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये कपलिंग करने के वेरियस प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बस इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। फिर से जैसे सेल्फ इंडक्शन के एप्लीकेशन हमने देखे थे, उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन की भी यहाँ पे हम एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि आपको बोला गया है कि म्यूचुअल इंडक्शन रिलेटेड टू टू सोलेनॉइड्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे हर बार दो दो बॉडीज लगेगी, ठीक है। दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर बोला है तो उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1। N1 N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड R1 एंड L1 जो है वो फर्स्ट मतलब जो इनर कोर रहेगी सोलेनॉइड की, उसके कंसीडर करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे जो इनर सोलेनॉइड होगा उसके, ठीक है। अब वहां पे अगर हमें कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर कॉइल बोलेंगे सोलेनॉइड के बाद में कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, तो ये सर्कुलर कॉइल की केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फिर से म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1। मतलब पहले की एक्सप्रेशन है, बस नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 के साथ में N2 भी हमें कंसिडर करने हैं, एंड लिटिल बिट वहां पे डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है इसको बस समझ के आप रिमेम्बर करेंगे, ठीक है। तो ये दो ही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस के। अब उसके बाद में हम सेल्फ इंडक्टेंस को रेजिस्टर कैपेसिटर की तरह कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर बोला गया है कि वो कंबाइन किए हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ये आएगा इस तरह से एक के बाद एक, ये L1 है, ये L2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो हमें इनकी करनी पड़ती है डायरेक्ट एडिशन, यानी इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय L1 प्लस L2। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन भी यहाँ पे एक्ट होता है, तो हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू अगर दी है तो प्लस और माइनस 2m भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर वहां पे कपलिंग नहीं हो रही है, कपलिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है आपको मतलब नो कपलिंग अगर बोला गया है, तो वहां पे हम M0 कंसिडर करेंगे, तो वहां पे तो डायरेक्टली L1 प्लस L2 करके हम इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वहां पे जो है अगर आपको बोला जा रहा है कि दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M करेंगे। लेकिन दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है वो अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यानी अपोज कर रहा है, तो उस केस में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस रहेगा L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ M। ऊपर का एक्सप्रेशन है, बस कंडीशन आ गई कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। एंड उसी तरह से अगर आपको बोला गया है कि दोनों कॉइल को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये L1 एंड L2, तो एज यूजुअल पैरेलल में जो है इनकी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जो केस थी वही सिमिलर यहाँ पे कैपेसिटर जैसी ये कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन विद इट्स ऑल एप्लीकेशन हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो है थ्योरेटिकल पॉइंट आता है एडीज करंट। अब ये एडी करंट मतलब क्या होता है कि बेसिकली कंडक्टर होता है, उसके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चेंजिंग फ्लक्स एक्ट हो गया तो उसके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट होगा फोर्स।
एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने पोजीशन के अबाउट सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करेंगे। और इस फिनोमिनन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फौकॉल्ट ने। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो सिमिलर होती है। कैसे? पाण्यात दगड टाकल्यानंतर जे सर्कुलर व्हायब्रेशंस फॉर्म होतात त्याच्या सिमिलर, जिसको अपन एडी या फिर व्हर्लपूल बोलते हैं। तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन के मोशन का करंट मतलब ये बनता है एडीज करंट, या फिर फोकल्ट ने ऑब्जर्व किया था इसलिए फोकल्ट्स करंट। ठीक है, फिर इसको अपन गैलोनोमीटर में, देन ट्रेन के इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, देन इंडक्शन फर्नेस में वेरियस वे से अप्लाई करते हैं। ठीक है, गैलोनोमीटर ये एप्लीकेशन है एडीज करंट के। देन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा यहाँ पे एप्लीकेशन है एडीज करंट का। इंडक्शन फर्नेस, स्पीडोमीटर, देन एनर्जी मीटर। ठीक है, तो ऐसे वेरियस वे में हम ये एडीज करंट को जो है सर्किट में अप्लाई करते हैं। अभी एडीज करंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वहां पे कोई फॉर्मूले हमें नहीं मिलते। अभी एडीज करंट होने के बाद जो टॉपिक का लास्ट पार्ट बचा है दैट इज ट्रांसफॉर्मर। अब ये ट्रांसफॉर्मर मतलब होता क्या है? देखो, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर मतलब है एक डिवाइस जिसका काम है हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में, या फिर लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे ये कन्वर्जन इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जब अपन अल्टरनेटिंग एसी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो है जो पोटेंशियल वहां पे प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा हाइयर होता है। लेकिन हमारे घर में जितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो वर्क करते हैं बहुत ही छोटे कम पोटेंशियल के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें उस पोटेंशियल को नंबर ऑफ स्टेप्स में कम करना पड़ता है। एंड उसके लिए उस पर्पस के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एकदम सिंपल डिवाइस है जिसमें इस तरह की आयरन कोर होती है जिसको अपन जो वायर इनपुट एंड आउटपुट दे रहे हैं उसको इंसुलेट करके रखते हैं, मतलब वहां पे इंसुलेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर, ये यहाँ पे इनपुट देने के लिए करंट की, इनपुट देने के लिए कॉइल, एंड यहाँ पे जो है यहाँ से आउटपुट हमें मिलता है ये कॉइल से। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। एंड ये अंदर की जो कोर है उसको अपन इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये प्राइमरी से सेकेंडरी तक, इधर जो है उसको अपन बोलेंगे एज ए प्राइमरी, इधर जो है उसको बोलेंगे अपन एज ए सेकेंडरी। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होगा, एक्चुअल कांटेक्ट वहां पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब इनकी अरेंजमेंट जो है इस तरह से होती है। ये म्यूचुअल इंडक्शन जो अभी हमने पढ़ा है उसकी उसी के सिमिलर या उसी वे से यहाँ पे ये प्राइमरी में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होता है। चेंजिंग करंट सेकेंडरी के ऊपर एक्ट होता है, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी अल्टरनेटिंग करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है उसी टाइप के करंट से रिलेटेड ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, ये कैलकुलेट करेंगे अपन एज एनपी अपॉन एनएस। अब ईपी का मतलब ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएस का मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। उसी तरह से एनपी एंड एनएस आर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस बार आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसके क्वेश्चंस मैंने दिए और में दूंगा अभी लेक्चर के बाद में, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर के केस में अगर आपको बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, तो अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो उस केस में जो इनपुट पावर होती है ये ऑलवेज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होती है। जैसे प्रैक्टिकली कभी होगा नहीं क्योंकि आइडियल चीजें तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे E इंटू आई को इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, तो करंट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ई एस अपॉन ई पी बनता है एन एस अपॉन एन पी, और ये बनता है इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। तो यही एक्सप्रेशन है जो आपको यहाँ पे
ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। बस एफिशिएंसी के फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो वहां पे आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 करते हैं अपन, एक तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर एफिशिएंसी दी है और आपको इनपुट या फिर आउटपुट दिया है तो दूसरा अननोन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन हो गई ट्रांसफार्मर की। इसके दो टाइप होते हैं, एक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इसका मतलब सेकेंडरी का ईएमएफ बढ़ जाएगा, मतलब हमने वहां पे करंट को कम किया है, इसलिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर को बोला जाएगा स्टेप अप। पोटेंशियल बढ़ा गया मतलब स्टेप अप। लेकिन अगर एनएस लेस देन एनपी है यानी ईएसबी कम हो रहा है तो उस केस में जो करंट है वो बढ़ जाता है। एक मिनट ना, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे जो आईएस है ये कम होता है आईपी से, यहाँ पे आईएस बढ़ जाता है। तो हमने पोटेंशियल को कम किया है इसलिए इसको बोला जाएगा एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये बेसिक दो टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब ये ट्रांसफार्मर में जो है ये आइडियल की तरह वर्क इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस होते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होता है, कभी कभी वहाँ पे हमिंग लॉसेस हो जाते हैं। तो इनकी वजह से वहाँ पे इफिशियंसी हमें 100% नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हर एक एप्लीकेशन में जो है हम ये ट्रांसफार्मर को अप्लाई करते हैं एंड जो भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा वो हम वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस करके उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अभी इसके बाद में बात आती है एसी सर्किट की। अल्टरनेटिंग करंट एकदम सिंपल एंड बहुत छोटा टॉपिक है, अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में जो बेसिक बातें हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे जो भी करंट अल्टरनेटिंग है मतलब क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी हाफ साइकिल। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कर्व जो है उसको यूज करते हैं एंड ये जो उसके पल्सेस रहेंगे वो वेरियस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से साइन कर्व के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या फिर यहाँ पे फेस डिफर करके भी ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर वहाँ पे जो पल्स है वो इस तरह से ट्रायंगुलर भी वेरी हो सकते हैं या फिर इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह भी ये जो पल्स है वो वेरी होते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरियस टाइप का जो ग्राफ है उसका स्ट्रक्चर यूज करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसकी डायरेक्शन चेंज होना कंपलसरी है। तो उस टाइप के फॉर्मेट का जो भी करंट होता है उसको बोला जाता है एज ए अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके कुछ नोमेनक्लेचर वेव के सिमिलर ही होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड होगा, बस यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अपन बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, जिसको अपन पीक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में टाइम पीरियड आएगा, मतलब वही होगा कि एक साइकिल या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी आएगी, इसकी मीनिंग भी सेम रहेगी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। अब ये बहुत बार पढ़ चुके हैं ये कंसेप्ट, इसलिए मैं इसको डिटेल में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो हम सप्लाई यूज करते हैं घर में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब एक बार अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को टच करेंगे तो आपको 50 टाइम्स पर सेकंड ऐसे वाइब्रेशंस सुनाई नहीं देंगे, फील होंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जो करंट होता है उसका जो प्रोडक्शन का पार्ट है, हम लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं कि जब कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन रोटेट कर रहे हैं तो वहां पे E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वहां पे फ्लो होने वाला करंट होता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इतना ईएमएफ एंड इतना करंट वहां पे प्रोड्यूस होता है, और इसका जो फॉर्मेट है वो एसी वाला ही होता है, मतलब ये अपने डायरेक्शन जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे जो है कुछ नोमेनक्लेचर आता है करंट से रिलेटेड जो बार बार आगे हमें यूज करना पड़ता है, तो उसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें जो करंट दिया जाता है वो इंस्टेंटेनियस करंट दिया जाता है, एंड इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर से हमें एवरेज करंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हमें एवरेज करंट कैलकुलेट करना है और आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट, जैसे मैंने एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते टाइम बोला था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर आई नॉट बोला है तो हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग
2 इंटू आई नॉट बाय पाई। कैसे आ गया, उसका मैथमेटिकल जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो काम का नहीं है बस ये वैल्यू जो है इसको रिमेम्बर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आरएमएस वैल्यू बोला जाता है कि करंट की जो है आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू मतलब पीक वैल्यू अपॉन √2। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो ये एवरेज एंड आरएमएस जो है ये मीन वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इन जनरल यही वैल्यू हमें कंसिडर करनी पड़ती है। एंड ये आई नॉट मतलब उसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको अपन एम्पलीट्यूड की केस में कंसिडर करते हैं। तो वही सारी बातें ईएमएफ के लिए भी होगी। अगर हमें एवरेज ईएमएफ चाहिए तो ये एवरेज ईएमएफ बनेगा 2 इंटू ई नॉट अपॉन पाई। एंड अगर हमें ई आर एम एस चाहिए तो ये ई आर एम एस होगा ई नॉट अपॉन √2। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मतलब ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, जो हम हर बार कंसीडर करते हैं एज ए एवरेज वैल्यू, और उसके लिए इसको डिराइव करके हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम्स क्वेश्चन में जो है आपको ये डिफरेंशिएट करके पूछा जाएगा, आरएमएस कैलकुलेट करो या फिर पीक कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ऐसा क्यों, कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए जो है हम उनको गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर जैसे डिवाइसेस जो है उनका यूज करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉट वायर एमीटर या फिर हॉट वायर वोल्टमीटर इस तरह के अरेंजमेंट यूज करते हैं। क्या होता है उस अरेंजमेंट में, ठीक है, ऐसे दो सर्किट होते हैं, एक में फ्लो हो रहा है एसी, दूसरे में फ्लो हो रहा है डीसी। दोनों में भी अपन टेम्परेचर सेंसर्स कनेक्ट करते हैं जो टेम्परेचर रीडिंग मेजर करेंगे। एंड एक जो है जहाँ पे डीसी फ्लो हो रहा है, हम वहाँ पे गैलोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर जो भी डिवाइस है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों के टेम्परेचर की वैल्यू अगर सेम बन गई तो हमें मालूम है H इक्वल टू होता है I²RT। तो इसका मतलब दोनों में से फ्लो होने वाली जो एनर्जी है या फिर करंट है वो सिमिलर रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिवाइस ये रीडिंग शो करेगा डीसी की, वही रीडिंग एसी की है, ये अपन वहां पे एज्यूम करते हैं एंड उसी को अपन जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एसी की मेजरमेंट होती है, मतलब ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, हम वहां पे दोनों का कंपैरिजन करके ये मेजरमेंट करके लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एसी ईएमएफ एंड एसी करंट हमने देखा, इसको अपन एसी सर्किट में अप्लाई करते हैं। अब एसी सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जिसमें हमने एसी ईएमएफ को अप्लाई किया है, ठीक है। तो हम वेरियस सर्किट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये एसी को रेजिस्टर के साथ अगर कनेक्ट किया तो E इक्वल्स टू आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। तो दोनों को अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो अगर ये ईएमएफ के लिए ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, तो इसी की तरह करंट भी फ्लो होगा, जहाँ पे ईएमएफ 0 करंट भी 0, जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये प्लस ई नॉट प्लस आई नॉट एंड इधर माइनस ई नॉट माइनस आई नॉट, इस तरह से ये वेरी करता है। एंड अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके लिए मैंने ईएमएफ अक्रॉस आर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लिया तो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये बन गई फेजर डायग्राम जब हम एसी को अक्रॉस रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तब। अगर सेम केस में मैंने एसी को कनेक्ट किया अक्रॉस इंडक्टर, अब इंडक्टर मतलब क्या है वो अच्छी तरह से मालूम हुआ है, अभी पढ़ा है। तो ये इंडक्टर के अक्रॉस अगर हमने एसी यहाँ पे अप्लाई किया है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो हमें ईएमएफ की वैल्यू मिलती है, इसका प्रोड्यूस होने वाला बैक ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन वाला ईएमएफ कंसीडर करके, तो वो होती है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी ये दोनों अभी सेम फेज में नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईएमएफ है वो लीड कर रहा है करंट को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। और इसलिए अगर मैं फेजर डायग्राम से इनको शो करूंगा तो करंट अगर यहीं पे है तो जो ईएमएफ है बस वो 90 डिग्री से लीड करेगा, मतलब ये प्लस वाई के अलोंग ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये ई अलोंग एल इधर जाएगा और ये 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ये हो गई फेजर डायग्राम। एंड अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वहां पे अब ईएमएफ लीड कर रहा है, मतलब ईएमएफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब अब दोनों की वैल्यू हमेशा से एक दूसरे के फेज से डिफर करेगी। ये जो है प्लस ई नॉट, अगेन ये जो है प्लस आई नॉट, ये आ गया माइनस ऑफ ई नॉट, ये आ गया माइनस ऑफ आई नॉट। तो इस पर्टिकुलर केस में करंट को अपोज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय XL एंड इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। इसका काम क्या है? करंट को अपोज करना। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस का काम करने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफेक्टिव अपोज इन केस ऑफ AC अक्रॉस इंडक्टर इज प्रोवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड उसी तरह से हम AC को कैपेसिटर के अक्रॉस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस AC कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे होता क्या है कि अप्लाइड EMF है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड फ्लो होने वाला करंट है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी जब कैपेसिटर की बात आती है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 से वो लीड करता है। यानी पहले जैसे अगर अपन करंट को x के अलॉन्ग ही रिप्रेजेंट करेंगे तो ये EMF अक्रॉस कैपेसिटर मतलब EC जो है वो -y के अलॉन्ग जाएगा। मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 से वो लैग करेगा। ठीक है। एंड अगर इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो अगर EMF जो है 0 से स्टार्ट होगा तो ये करंट जो है यहाँ से स्टार्ट रह के इन दोनों में हमेशा से फेज डिफरेंस रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया प्लस आई नॉट एंड ये आ गया प्लस ई नॉट। इधर ये माइनस आई नॉट एंड माइनस ई नॉट। ठीक है। तो इस तरह से इनको ग्राफिकली प्लॉट करके एंड फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इफेक्टिव अपोज होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC होता है एंड इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा का मतलब वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन बाय 2 पाई इंटू एफ। सी का मतलब जो कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट किया है उसका कैपेसिटेंस। तो इस तरह से ये AC को अपन अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स कनेक्ट करके वेरियस केसेस में क्या क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। एंड अगर हम तीनों को एक साथ में कनेक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा LCR सर्किट। L, C एंड R। इनको अगर AC के अक्रॉस हम कनेक्ट कर देंगे और वहां पे अप्लाई किया था वो EMF है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट होता है I इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस 5। अब यहाँ पे अगर EL ग्रेटर देन EC बुलाए तो अपन प्लस 5 लेंगे एंड EL अगर लेस देन EC बुलाए तो -5 लेंगे। एंड इस पर्टिकुलर सर्किट में जो है हमें इक्वेशन मिलता है वो होता है E इक्वल्स टू आई इंटू जेड। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो इफेक्टिव अपोज प्रोवाइड होता है वो प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पेडेंस। इम्पेडेंस जेड एंड ये इम्पेडेंस अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम सर्किट में जो इम्पेडेंस होगा इफेक्टिव अपोज होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो रिजल्टेंट फेज होगा tan फाई वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम XL माइनस XC अपॉन R ये वाला एक्सप्रेशन वहां पे यूज करते हैं। एंड ये सारे कैलकुलेशन हम फेजर डायग्राम के ऊपर से कर रहे हैं। देखिए जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग करंट था ER वही पे था, EL लीड कर रहा था, EC जो है वो लैग कर रहा था। तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिजल्टेंट EMF अगर इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल बनेगा फाई। तो इसी फेजर डायग्राम से सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे ये इम्पीडेंस एंड ऑल दैट जो है इसके लिए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो इम्पीडेंस से रिलेटेड यहाँ पे और एक टर्म आती है दैट इज उसको बोला जाता है एज ए एडमिटेंस। एंड ये एडमिटेंस मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है। इसको अपन y से अगर डिनोट करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू 1/z। ठीक है। तो इस तरह से ये LC या AC सर्किट एंड उसके एप्लीकेशन इन वेरियस केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कभी सर्किट में R नहीं होगा, कभी इंडक्टर नहीं होगा, कभी कैपेसिटर नहीं होगा। तो बस उसके अकॉर्डिंग जो है हम सर्किट में चेंजेस कर सकते हैं। एक एक जो नहीं है जो एब्सेंट है उसकी वैल्यू 0 पुट करके। ठीक है। तो ये AC सर्किट का एक्चुअल में जो AC सर्किट वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इसको ही अगर हम आगे अप्लाई करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है दैट इज पावर इन AC सर्किट। जो AC सर्किट हमने यहाँ पे देखा है उसकी पावर
पावर इन एसी। पहले अगर सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस करेंगे तो वहां पे सर्किट की एवरेज पावर होती है वी एवरेज, ये होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। एंड अगर सर्किट में बोला है कि एल सी आर तीनों है, तो उस केस में जो एवरेज पावर होती है वो आती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। और यहाँ पे जो हमने कॉस फाई लिया है इसको बोला जाता है एज ए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है रेशो ऑफ ट्रू पावर टू एपरेंट पावर, क्योंकि ट्रू पावर का फॉर्मूला है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, एपरेंट पावर होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर इसको अपन कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर आर का मतलब रेजिस्टेंस एंड जेड का मतलब इम्पेडेंस। तो इस तरह से ये सर्किट में जो है पावर कितनी होगी वेरियस केसेस में उसको अपन कैलकुलेट करके ये पावर फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब पावर फैक्टर के बाद में लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर्किट का, जिसमें हम रेजोनेंट सर्किट पढ़ते हैं। अब ये रेजोनेंट सर्किट मतलब होता क्या है बेसिकली, कि जैसे मैकेनिक्स में हमने रेजोनेंस देखा है, और मैकेनिक्स के रेजोनेंस में क्या होता था, तो बेसिकली वहां पे मैकेनिक्स के रेजोनेंस में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो उस केस में बॉडी जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वही केस अगर इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस ऑकर होगा, मतलब क्या होगा कि सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी करने के बाद एक पर्टिकुलर केस ऐसे आएगी जब इफेक्टिव इफेक्टिव अपोज जो है वो एक तो मिनिमम हो जाएगा या फिर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये मिनिमम हो गया तो उसका मतलब करंट मैक्सिमम रहेगा, एंड अगर इफेक्टिव अपोज अगर मैक्सिमम हो गया तो करंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहले आएगा सीरीज रेजोनेंस। अब सीरीज रेजोनेंस मतलब क्या होगा कि हम एलसीआर को एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में रेजोनेंस ऑकर होता है जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है। जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया तो वहां पे जेड इक्वल्स टू आर बनता है, मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बनता है, मतलब अपोज सिर्फ रेजिस्टर की वजह से वहां पे प्रोड्यूस होता है। यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो इम्पिडेंस है वो सबसे कम हो जाता है, मतलब ये बनता है मिनिमम। इसका मतलब यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बनेगी मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया मतलब हम बोलेंगे वहां पे रेजोनेंस ऑकर हो गया। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस ऑकर होता है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन होता है एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है। दोनों केस में सेम होती है, सीरीज में भी एंड पैरेलल भी फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो सीरीज रेजोनेंस पे इस तरह का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो अगर आ गई तो वहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो होने लगता है, एंड इस टाइप के सर्किट को बोला जाता है एज ए एक्सेप्टर सर्किट। यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट एक्सेप्ट किया जाएगा, इसको छोड़ के जो बाकी है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है एक्सेप्टर सर्किट। तो इसी की तरह जो है हम सीरीज हो गया, पैरेलल रेजोनेंस देखते हैं। अब ये पैरेलल रेजोनेंस में क्या होगा, जो ऊपर हो रहा था उसी तरह की कंडीशन, बस यहाँ पे जो जेड है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम बनेगा। जेड मैक्सिमम हो गया मतलब यहाँ पे फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू मिनिमम बनेगी, एंड अगेन ये ऑकर होगा जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी रहेगा, एंड इस टाइप के सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट वहां पे रिजेक्ट होता है, इसलिए इसको अपन रिजेक्टर सर्किट ऐसे भी बोलते हैं। एंड अगेन यहाँ पे रेजोनेंस ऑकर होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें सेम फॉर्मूला सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज 1/2 पाई रूट ऑफ एल इंटू सी। एंड अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस ऑकर हो गया करंट की वैल्यू मिनिमम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज रेजोनेंस एंड
पैरेलल रेजोनेंस वाले सर्किट्स होते हैं, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर आपको बोला जाता है, जैसे सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर मतलब Q इक्वल्स टू होता है 2 पाई इंटू रेशो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी stored per cycle to the maximum energy lost per cycle। अगेन ये थ्योरेटिकल पार्ट बस रिमेम्बर करना है, इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। और ये क्वालिटी फैक्टर से हमें जो है सर्किट की शार्पनेस समझ में आती है, तो इसी से रिलेटेड अपन यहाँ पे शार्पनेस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये शार्पनेस जो है वो क्वालिटी फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड एक क्वालिटी फैक्टर जो है वो मैग्निफिकेशन फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इस रेशियो के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बहुत सारी बातें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। बाकी इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका फॉर्मूला VIT होता है ना, वहाँ पे सॉरी VIT एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रिक पावर बोला है तो वहाँ पे हम उसको V इंटू आई या फिर E इंटू आई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर्स, ये तो हो गई। इसके बाद में चोक कॉइल यानी पावर फैक्टर ही कैलकुलेट करना है वहाँ पे, एंड LC ऑसिलेशन। फिर से LC ऑसिलेशन में थ्योरेटिकल पार्ट आता है कि ऑसिलेशंस जो होते हैं, ऑसिलेटर सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि ये डिवाइस है जिसका काम है DC को AC में कन्वर्ट करना। तो इसके कन्वर्जन में क्या होता है, बस इस तरह का एक कैपेसिटर होता है, उसके सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है। पहले एक कैपेसिटर को अपन DC करंट का यूज करके चार्ज करते हैं। तो अगर की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। पहले 0 था, फिर मैक्सिमम बनेगा, अगेन कैपेसिटर की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, 0 बन जाएगा। यानी यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट चेंज हो गया। करंट चेंज हो गया मतलब इस कॉइल के सराउंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इस कॉइल के ऊपर एक्ट हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड होने वाला EMF क्या करेगा, अपोज करेगा, एंड अपोज करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसका मतलब फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन कैपेसिटर की चार्जिंग की जो यहाँ पे पोलैरिटी है वो बदल जाएगी। ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी, ये प्लेट नेगेटिव बनेगी। यानी कि नेक्स्ट केस में फिर से जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल, ये नेगेटिव ऑफ साइकिल। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, DC का कन्वर्जन AC में किया। तो इस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ ऑफ CV², इंडक्टर की होती है हाफ ऑफ EL इंटू I²। तो ये इनका मतलब अल्टरनेट इंटर कन्वर्जन जो है वो चालू रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये LC ऑसिलेशन जो है वो वर्क करते हैं। तो ये LC ऑसिलेशन रिलेटेड बस ये थ्योरेटिकल डेटा है, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो AC सर्किट में बस इतने ही पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे AC सर्किट जो है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, AC सर्किट हो गया, अब बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन आई थिंक उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टुमारो